सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। सो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स 10+2 लेक्चर जेकेपीएससी की जो सीरीज है वो कंटिन्यू है। ठीक है, आज का जो हमारी सीरीज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट है उसमें थर्ड लेक्चर जो है आज हमारा जो है वो है इस वीडियो में। और हमारे टॉपिक्स जो हो चुके हैं सबसे पहले उनके ऊपर एक नज़र जो है वो हम देखेंगे कि क्या क्या हमने कवर कर लिया और आज के टॉपिक में आप क्या कवर करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा आपको पता है कि कंटिन्यू ही हमारी सीरीज जो है वो आप लोगों के साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वो स्टार्ट है। डे विद इन डेज जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इन सब की प्ले लिस्ट जो है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। कंटिन्यू जो है हम उसे स्टार्ट कर देंगे। आपको बस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, हर वीडियो में बताता आया हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से, इसे आपको ज्वाइन करना है। जितने भी हमारा स्टडी मटेरियल है या हमारे जो भी पीडीएफ्स होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल जितना भी होगा वो हम इसी टेलीग्राम चैनल पे जो है वो शेयर करेंगे। इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारी फाइल्स जो है वो शेयर की हुई हैं, आप वहां से जाके जो है इन्हें अवेल कर सकते हैं चैनल को ज्वाइन करके। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये हमारा आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर जो हैं वो हो चुके हैं किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो लेक्चर जो है इससे पहले हो चुके हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको जो है वीडियो के एंड में भी वो लेक्चर्स जो हैं वो दिख जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन लेक्चर्स को देखें। अगर आप डायरेक्टली जो है थर्ड लेक्चर पे आए हैं, ठीक है, आज वाले लेक्चर पे आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ में, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले आप जाके आप या तो डायरेक्टली चैनल को ओपन करके वहां पे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। इससे पहले दो लेक्चर जो और हैं हमारे, वो पहले आप देखें, उसके बाद ही थर्ड लेक्चर जो है आप वो देखें, क्योंकि हमने हर एक चीज को जो है वो क्रोनोलॉजिकली जो है वो उसमें पढ़ाया है। तो आपको समझ अच्छे से तभी आएगा जब आप उसे पहले देख लेंगे। ठीक है, जो हमारी पहली वाली वीडियोस है उन्हें देख लेंगे, उसके बाद ही जो है आपको ये वाली प्लेलिस्ट, ये वाला लेक्चर जो है वो समझ आएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सबको पता है कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज जो है वो कंटिन्यू है, जिसमें आपके साथ में जितना भी सिलेबस अभी तक है हमारे पास में हम वो पढ़ रहे हैं। जो भी सिलेबस आएगा, जो भी एडिशंस होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम उसके साथ में ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है वो दो लेक्चर्स में इलास्टिसिटी के बारे में, और कल वाले लेक्चर जो था सेकंड लेक्चर, उसमें मेथड्स और मेजरमेंट्स जो थे इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के, वो हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आज हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक था वो आपके सामने यहाँ पे रहा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन एंड कंट्रक्शन इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड कर्व एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं। वैसे बेसिकली मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम जो है पहले इंट्रो वाले पोर्शन में गए, उसके बाद इलास्टिसिटी में आए। इलास्टिसिटी कल हमारा कवर हो गया था, और आज जो है हमारा पूरा पोर्शन जो है कौन सा है, सब जो हमारा पूरा पोर्शन है वो है डिमांड वाला। ठीक है, डिमांड में जितनी भी चीजें होंगी, जब ये वाला पोर्शन हम कवर कर लेंगे तो आपको पता है कि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे पास में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड को पढ़ने के लिए आपको डिमांड के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आज के लेक्चर में हम पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, तभी आप ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जितने भी, ठीक है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जितने भी हैं, ये हम कवर कर पाएंगे। इसलिए आज का लेक्चर जो है वो पूरा आपका किसके ऊपर है, डिमांड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आज थर्ड लेक्चर है हमारा, और ये पूरा जो है इन सारे चीजों के ऊपर जो है आपको वो मिलेगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दूं, जितना भी स्टडी मटेरियल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो बीइंग इकोनॉमिस्ट का यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी आप मुझे पर्सनली भी जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो किसी भी चीज के रिलेटेड, तो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं। एक चीज और जो है यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वाच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। ठीक है, वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, कितने लोग जो हैं वो देखते हैं हमारी वीडियोस को, जिनमें से बहुत सारे लोग जो हैं, अबाउट 75% लोग जो हैं वो बिना सब्सक्राइब किए ही हमारी वीडियोस को जो है वॉच करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारी वीडियो को नहीं देखते, वो वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर पा। और जो सब्सक्राइब रेशियो है वो 24% है। तो मैं सबको ये बोलूंगा कि अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर जो है आप सब्सक्राइब करें, अपकमिंग जितने भी अपडेट्स होंगे उनके लिए, या फिर जितने भी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट होंगे उनके लिए। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीधा आएंगे आज के टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डिमांड। जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो मैंने छोटा सा ब्रीफ जो है, थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो आपको दिया था किसके रिलेटेड, डिमांड के रिलेटेड। ठीक है, तो वही चीज आज फिर से जो है हम कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं वो है डिमांड का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कंसेप्ट ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद अपकमिंग जो भी चीजें हैं वो हम स्टडी करें।
तो सबसे पहले डिमांड होती क्या है, उस दिन भी मैंने आप लोगों को 3 तरह की चीजें जो है वो बताई थी, ठीक है। एक बताया था डिजायर, एक बताया था परचेजिंग पावर, ठीक है, परचेजिंग पावर, एक था आप लोगों के पास में विलिंगनेस टू पे। क्या था? विलिंगनेस टू पे। यही था, वही चीजें जो है आज आपको डिमांड में मिलेंगी। थोड़ा सा उसका ब्रीफ लिया था। देखिए यहाँ पे देखेंगे डिमांड फॉर अ कम्युनिटी रेफर टू दी। मैं आपको अभी भी बता दूं, लेक्चर के एंड में जैसे जैसे लेक्चर आगे जाता जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने ऐड किए हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो लेक्चर को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड तक जो है आप जरूर देखें, मैं ये आप लोगों से बोलूंगा, ठीक है। डिमांड फॉर अ कम्युनिटी रेफर टू द डिजायर टू बाय अ कम्युनिटी। डिजायर एक चीज, ठीक है, डिजायर टू बाय अ कम्युनिटी बैक विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, ठीक है। सेकंड चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, ये आगे हमारे पास में थर्ड थिंग, ठीक है। तीसरी चीज क्या आगे? विलिंगनेस टू स्पेंड, कि जो आपके पास में परचेजिंग पावर है, जो आपके पास में मनी है, उससे आप क्या करें, विलिंगनेस हो उसे स्पेंड करने के लिए, उसे आप खर्च करने के लिए विलिंगनेस हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू डिजायर टू हैव अ कार, ठीक है। उस दिन भी हमने कार की एग्जांपल ली कि आप लोग डिजायर करते हैं कि आप एक कार जो है वो लें, ठीक है। बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी, ठीक है, यानी परचेजिंग पावर आपके पास में नहीं है, यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट, देन दिस डिजायर विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंकिंग। तब आपकी ये जो डिजायर है वो सिर्फ डिजायर ही रह जाएगी, जिसको मैंने उस दिन एक नाम दिया था, दैट इज वांट, ठीक है। ये आपकी वांट ही रह जाएगी, आप इसे जो है डिमांड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड, इसे हम डिमांड नहीं बोलेंगे। इफ इन स्पाइट ऑफ हैविंग इनफ मनी, आखिर जबकि इन हैविंग मनी होने के बावजूद भी, इनफ मनी होने के बावजूद भी, यानी परचेजिंग पावर होने के बावजूद भी, यू डू नॉट स्पेंड, डू यू नॉट वांट टू स्पेंड इट ऑन अ कार, लेकिन आप इसको कार पे स्पेंड नहीं करना चाहते, ठीक है, कार पे स्पेंड नहीं करना चाहते, तब भी आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई, तब भी आपकी जो विश है, जो आपका डिजायर है, वो डिजायर ही रहेगा। अनटिल एंड अनलेस the desire become demand only when you are ready to spend money to buy car, ठीक है। जब तक आप ये तीनों चीजें आपके पास में नहीं होंगी, तब तक आपकी डिमांड जो है वो डिमांड नहीं बनेगी। यही चीज हमने उस दिन भी स्टडी की थी कि जब तक ये तीनों चीजें ना हो, जब तक ये तीनों चीजें ना हो, तब तक आपकी डिमांड जो है वो कंप्लीट नहीं होती। बस यही चीज है जो है कंसेप्ट ऑफ डिमांड। हालांकि इसमें से क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं, बट कम चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे, बट आपको कंसेप्ट जो है डिमांड का समझने के लिए ये जरूरी है कि आपको पता हो कि इकोनॉमिक्स में डिमांड का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखेंगे आपके यहाँ पे, so, in economics, demand refer to effective demand. Demand refer to effective demand, which implies three things. First, desire means to purchase it, and on willingness to use those means for that purchase. यानी वही तीन चीजें जो हम डिस्कस करते आए हैं, वही तीन चीजें अगर जब तक नहीं होंगी, लाइकवाइज डिजायर, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे, तब तक आपकी डिमांड जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है, तब तक आपकी डिमांड कंप्लीट नहीं हो सकती। अब डिमांड के कुछ फीचर्स, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं छोटी से छोटी चीज जो है लेक्चर्स में इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि आप लोगों का बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो सके, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी समझाया कि जितने भी ये एग्जाम्स होते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, चाहे आपका 10+2 हो गया, ठीक है, 10+2 लेक्चर हो गया, या असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, तो ये जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, इनमें जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं वो ऑलमोस्ट फैक्चुअल एंड बेसिक्स जो है, बेसिक से जो है वो पूछी जाती है, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ डिमांड, ठीक है, सबसे पहला फीचर है डिजायर एंड डिमांड, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंशिएट। डिमांड इज द अमाउंट ऑफ क्यूमिडिटी फॉर विच अ कंज्यूमर हैज विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। डिमांड क्या चीज है? वो अमाउंट है क्यूमिडिटी का जिसको कंज्यूमर लेने के लिए विलिंग है और उससे खरीदने के लिए उसके पास में एबिलिटी भी है, ठीक है, सिंपल। सेकंड, डिमांड एंड प्राइस। डिमांड इज ऑलवेज एट अ प्राइस। अगर आप जो डिमांड कर रहे हैं, लाइकवाइज एक कार की आपने डिमांड की, इसका कुछ ना कुछ हमेशा क्या होगा, एक अमाउंट होगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ हमेशा अमाउंट होगा, यानी क्या होगा, प्राइस होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी है,
डिमांड इज ऑलवेज एट अ प्राइस अनलेस प्राइस इज स्टेटेड, ठीक है, अदरवाइज प्राइस जो है वो एक सिर्फ स्टेटेड होगा। द क्यूमिडिटी हैज नो मीनिंग, द कंज्यूमर मस्ट नो बोथ प्राइस एंड द क्यूमिडिटी। आपको सिर्फ कार का पता होना जरूरी नहीं है, कार के प्राइस का पता होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए डिमांड और प्राइस जो है ये दोनों साइमल्टेनियसली जो है वो काम करते हैं, चलते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखें यहाँ पे एक फीचर जो है डिमांड का, इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो आपके सामने है, पॉइंट ऑफ टाइम। डिमांड हमेशा जो है आपकी, जो आपकी डिमांड है वो हमेशा क्या होगी, पॉइंट ऑफ टाइम होगी। यानी इस टाइम पे आप जिस चीज को लेना चाहते हैं, उस चीज को लेने के लिए रेडी हैं, उसके लिए आपके पास में परचेजिंग पावर भी है, ये हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम होगी, ठीक है, हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो होगी। द अमाउंट डिमांडेड मस्ट रेफर टू सम पीरियड ऑफ टाइम सच एज 10 kg of rice per week. The amount demanded and the price must refer to particular date. किसी एक पर्टिकुलर डेट की बात जो है वो हो रही होगी, एक पर्टिकुलर पीरियड की बात जो है वो हो रही होगी डिमांड। नेक्स्ट फीचर है, लास्ट जो है वो है यूटिलिटी। डिमांड डिपेंड अपॉन यूटिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। यानी अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप उस चीज के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए आपके अंदर यूटिलिटी भी होगी। यूटिलिटी को आप ऐसे समझें कि आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो तभी आप उस चीज को खरीद रहे हैं, अदरवाइज आप उस चीज को नहीं खरीदेंगे, ठीक है, या उसे बाय नहीं करेंगे। यानी जरूरत टर्म जो मैंने यूज की उसे आप यूटिलिटी के तौर पर देख सकते हैं कि आपकी यूटिलिटी है या नहीं है। यानी आप किसी चीज से कितनी यूटिलिटी जो है वो ले रहे हैं। यूटिलिटी का कंसेप्ट जो है आपको पता है कि सबसे पहला कंसेप्ट जो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर में, हम यूटिलिटी को ही कवर करेंगे। अभी सिर्फ मैं इसको आपको थोड़ा सा डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिमांड एंड क्वांटिटेटिव डिमांड, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। एक टर्म है आपके पास में डिमांड और दूसरी है क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों में क्या फर्क है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी तक हम जितनी भी बात करते आए हैं वो किस चीज की बात करते आए हैं, डिमांड की। और क्वांटिटी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड, वो अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आप 10 रुपए में कोई भी चीज आप यहाँ पे स्पेसिफिक देख सकते हैं। यहाँ पे जो है, जैसे हमने आइसक्रीम की जो है एग्जांपल ली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, द टर्म डिमांड रेफर टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं डिमांड की, किसकी, डिमांड की, तो हम बात कर रहे हैं वेरियस क्वांटिटीज की। यानी एक, दो, तीन या चार, ठीक है। आप एक क्वांटिटी लें किसी चीज की, दो क्वांटिटीज लें, तीन क्वांटिटीज लें, चार क्वांटिटी लें, यानी किसी चीज का प्राइस जो है वो कितना है, ₹5, 5 रुपए की वो चीज है। आप उसकी एक क्वांटिटी लें, दो क्वांटिटी लें, तीन क्वांटिटी लें या चार क्वांटिटी लें, क्वांटिटी मतलब कितने यूनिट्स उसके ले रहे हैं। जब तक आप इसे इस तरह से बोलेंगे कि 5 रुपए पे एक यूनिट लिया, 5 रुपए पे दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया कि ₹5 पे आप कितने यूनिट ले रहे हैं, तब तक ये है डिमांड, ठीक है। जब तक, तब तक क्या है, डिमांड। जब तक आप एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट आपने नहीं किया एक पर्टिकुलर प्राइस पे। बट द टर्म क्वांटिटी डिमांडेड रेफर टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। आप समझ में आया, स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया कि 5 रुपए पे आप दो चीजें जो है वो लेने वाले, कितनी, 5 रुपए पे दो यूनिट जो है किसी चीज के वो लेने वाले हैं। तो ये अब आपका क्या बन गया, क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बन गया, क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब तक आपका डिसाइड नहीं था कि 5 रुपए पे एक यूनिट लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे, चार लेंगे, पांच लेंगे, सो ऑन, जितना भी आप लेंगे, तब तक ये क्या था, आपकी डिमांड थी, ठीक है। वही चीज यहां पे लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंज्यूमर डिमांड इज 2 आइसक्रीम if the price per ice cream is 15 and 4 ice cream if the price per ice cream is 10, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, quantity demanded is 4 ice cream if the price happen to be Rs 10 rupees, ठीक है। अगर ₹10 जो है एक आइसक्रीम का प्राइस है और आप 4 आइसक्रीम, कोई कंज्यूमर जो है 4 आइसक्रीम ले रहा है, तो ये क्या होगा, 10 रुपी पे जब उसने 4 आइसक्रीम ले ली तो ये क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा, ठीक है। अब हमेशा याद रखना एक चीज कि क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पे आपको लास्ट टॉपिक जो है वो मिलेगा, लास्ट टॉपिक जो हम देखेंगे इसमें यहाँ पे, ठीक है, लास्ट डिमांड के बाद में ये
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ठीक है। इसमें जब आप जाएंगे तो इसे और अच्छे से जो है वो समझेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए आप इतना याद रखें कि क्वांटिटी डिमांडेड मतलब जब एक स्पेसिफिक प्राइस पे, ठीक है, किस पे, स्पेसिफिक प्राइस पे। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब जब एक स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी आप लेंगे, उसे हम बोले क्वांटिटी डिमांडेड। और डिमांड का मतलब है जब आप अभी सिर्फ देख रहे हैं कि 5 रुपए में मैं 2 चीजें लूंगा या 10 रुपए में मैं 4 चीजें लूंगा, अभी आपने डिसाइड नहीं किया, तो उसे हम बोलेंगे डिमांड, ठीक है, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक टेबल बनाऊं, एक तरफ है प्राइस, एक तरफ है डिमांड, ठीक है। एक तरफ है प्राइस, एक तरफ है डिमांड। जब प्राइस था 10, डिमांड थी 5। जब प्राइस हुआ 5, डिमांड हुई 10, ठीक है। लास्ट डिमांड भी तो यही बोलता है, आगे हम पढ़ेंगे कि जब प्राइसेस 10 से 5 हो गए, प्राइसेस कम हो गए, तब आपकी डिमांड 5 से 10 हो गई, ठीक है। ये क्या है, ये डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। देखें डिमांड शेड्यूल क्या लिखा है, इज दैट शेड्यूल विच एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कम्युनिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड है और डिफरेंट प्राइसेस पे, 10 पे 5, 5 पे 10, इससे आगे भी आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अभी मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है आपका डिमांड शेड्यूल। अब जब इस डिमांड शेड्यूल को आप यहां पे ऐसे करेंगे, एक मिनट, यहां पे देखें डिमांड शेड्यूल पे क्या था आपका, एक तरफ था आपका क्वांटिटी डिमांडेड, एक तरफ था आपका प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, ठीक है। तो जब क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, जब प्राइस कितना था 10, तब क्वांटिटी डिमांडेड था यहाँ पे पॉइंट ए पे, ठीक है, तब क्या था 5। और जब प्राइस यहाँ पे देखें 5 हुआ, फॉल हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया 10। जब इस लाइन को आप इस तरह से जोड़ देंगे तो ये आपके पास में बन गया क्या, डिमांड कर्व, ठीक है। ये क्या है, डिमांड कर्व, यानी इज सिंपली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल था, इसको जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिमांड कर्व, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास में, सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। इसे इसके दो नाम है, आप किसी भी नाम से इसको जो है वो देख सकते हैं। एक है आपके पास में डिमांड फंक्शन, यानी अब आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इंक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कंजम्पशन सी इज इक्वल टू, यहां पे लिखा एफ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। जो कंजम्पशन है यहां पे सी क्या है, कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन। यहां पे एफ क्या है, इसे मैं इरेज कर देता हूं, एक मिनट। यहां पे एफ क्या है, फंक्शन, क्या है, फंक्शन। और यहां पे वाई क्या है, इनकम, वाई क्या है, इनकम। सो हमने अभी तक क्या, मैंने आपको क्या बताया कि इन कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी जो आपकी कंजम्पशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इनकम के ऊपर। तो कंजम्पशन जो है वो फंक्शन हुआ किसका, इनकम का। इसी तरह से डिमांड फंक्शन, इसी तरह से डिमांड फंक्शन के डिमांड जो है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड है, अंडरस्टूड। सिंपली मैंने आपको बताया एक एग्जांपल लेके कंजम्पशन और इनकम के बीच का कोरिलेशन करके, कि जैसे कंजम्पशन जो है वो फंक्शन होती है इनकम का, इसी तरह से क्या डिटर्मिनेंट्स हैं आपके डिमांड के, कि डिमांड किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कम्युनिटी, ठीक है, जो डिमांड है किसी कम्युनिटी की वो, और एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स मतलब वेरियस फैक्टर्स, जैसे कंजम्पशन का फैक्टर क्या था, इनकम। इसी तरह से आप देखेंगे कि डिमांड के क्या क्या फंक्शंस हैं। इट शोज हो डिमांड फॉर अ कम्युनिटी इज रिलेटेड टू से प्राइस ऑफ द कम्युनिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर और द अदर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो उस दिन भी हमने समझा, ध्यान से सुनने का, इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में भी हमने समझा कि एक जो डिमांड है किसी चीज की, किसी कम्युनिटी की जो डिमांड है, वो बेसिकली 2 से 3 चीजों पे डिपेंड करती है, 2 से 3 चीजों के ऊपर क्या होती है, निर्भर करती है, ठीक है। 2 से 3 चीजों के साथ में जो है वो अटैच होती है, जैसे कि सबसे पहले प्राइस, ठीक है, कि किसी चीज का जो प्राइस है वो उस
उसकी डिमांड को डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जांपल उस दिन भी हमने बोला कि कार का जो प्राइस है अगर वो ज्यादा होगा तो आप इसकी डिमांड कम करेंगे, और कार का अगर डिमांड कम, अगर कार का प्राइस कम होगा तो इसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल हमने ली। दूसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि जितनी जितनी इनकम कंज्यूमर की बढ़ेगी उतनी उतनी डिमांड भी उसकी चेंज होगी। ठीक है, या अदर डिटर्मिनेंट जो हम अभी देखेंगे। उससे पहले आप इतना याद रखें कि ये जो फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है, ये दो तरह के हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है और मार्केट डिमांड फंक्शन है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का क्या मतलब? मेरा या आपका, जो किसी एक पर्सन का, सिंगल पर्सन का जो होगा, ठीक है, सिंगल पर्सन, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंगल पर्सन या सिंगल यूनिट का जब हम देखेंगे। ठीक है, और मार्केट का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हो या एक से ज्यादा लोगों का जब हम साथ में देखें तो उसको क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? अब देखेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, कि एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की, एक सिंगल पर्सन की डिमांड को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां देखेंगे, यहां पे क्या चीजें लिखी हुई है। डीएक्स मतलब डिमांड फॉर गुड एक्स। ठीक है, डिमांड फॉर गुड एक्स, कोई भी गुड एक्स हो सकती है, कोई भी गुड जो है, गुड मतलब क्यूमिडिटी जो है, गुड एक्स, उसकी डिमांड जो है वो फंक्शन है। एफ मतलब फंक्शन है किस किस चीज का? पी एक्स, यानी प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, जो उसका अपना प्राइस है, प्राइस ऑफ गुड एक्स का अपना प्राइस। पी वाई उस दिन भी पढ़ा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कि दूसरी गुड का, रिलेटेड गुड का प्राइस कैसा है, जिसमें हमने दो तरह की गुड्स पढ़ी थी अगर आपको याद हो, कंप्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। वाई मतलब इनकम, वाई मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर। टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ई मतलब एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। यहां पे आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। हेयर हेयर डी एक्स मतलब क्वांटिटी डिमांडेड फॉर क्यूमिडिटी एक्स, प्राइस ऑफ द क्यूमिडिटी एक्स। वाई इनकम, कंज्यूमर्स इनकम। टी टेस्ट, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ई कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। एक चीज यहां पे नहीं है, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड क्यूमिडिटी बोल सकते हैं या गुड भी बोल सकते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड क्यूमिडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड क्यूमिडिटी, पी आर। तो इसको वन बाय वन जो है मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये एक एक फैक्टर जो है, जैसे प्राइस एक फैक्टर है, इनकम एक फैक्टर है, कंज्यूमर का टेस्ट एक फैक्टर है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन जो है एक फैक्टर है, तो कैसे एक एक फैक्टर जो है, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो है ये एक फैक्टर है, तो कैसे ये प्राइस अपनी डिमांड को जो है वो इफेक्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन है प्राइस ऑफ क्यूमिडिटी। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेटेड दैट, आगे हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे भी, कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द डिमांड फॉर अ क्यूमिडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। तो प्राइस और डिमांड का आपस में रिलेशन कैसा है? इनवर्स है, ये हम सब लोगों को पता है, जो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे, मतलब नेगेटिव है। अगर एक चीज ऊपर जाएगी तो दूसरी चीज नीचे आएगी, यानी प्राइस अगर बढ़ेगा किसी चीज का तो डिमांड, जेन्युइन सी बात है कि कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। यही लॉ ऑफ डिमांड जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में। तो एक चीज तो हमें पता चल गई, जो फर्स्ट फैक्टर है उसका डिमांड के साथ में इनवर्स रिलेशन है। जब जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, जब जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है। ठीक है, नाउ सेकंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। डिमांड फॉर अ commodity is also influenced by change in price of related good. देर आर, या दिस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की हमारे पास में रिलेटेड गुड्स हैं, आप सब लोगों को पता है, हम ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं। ए है आपके पास में सब्स्टिट्यूट गुड, बी है आपके पास में कंप्लीमेंट्री गुड। उस दिन मैंने इलास्टिसिटी वाले केस में अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि क्या इसका मतलब है, और आपको याद होगा कि कंप्लीमेंट्री गुड में हमने टी एंड कॉफी की एग्जांपल ली थी, और कंप्लीमेंट्री गुड्स में, सब्स्टिट्यूट में टी एंड कॉफी, और कंप्लीमेंट्री में कार एंड पेट्रोल की एग्जांपल हमने ली थी। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि कंप्लीमेंट्री, सॉरी, सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होगा कि एक का प्राइस, सॉरी, एक का प्राइस जो है, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या बताया था कि एक का जो प्राइस है, एक मिनट, हाँ, एक का जो प्राइस है और दूसरे की जो डिमांड है, ठीक है, ये टी का जो प्राइस है और कॉफी की जो डिमांड है, ये कैसे होंगे? पॉजिटिवली रिलेटेड होंगे, यानी प्राइस अगर टी का बढ़ेगा
तो डिमांड जो है वो कॉफी की बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। और कंप्लीमेंट्री में अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग, अगर प्राइस ज्यादा है कार के तो कार कम खरीदेंगे, अगर कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड तो कम होगी ही होगी। तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। ये चीज हमने उस दिन पढ़ी। तो मतलब कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड हो तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, और अगर कंप्लीमेंट गुड हो तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम होगी। हमेशा याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन जो है आपको वो पूछा जाता है, ठीक है। अब थर्ड फैक्टर जो है हमारे पास में, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सिंपल है कि जैसे जैसे इनकम जो है कंज्यूमर की, जितनी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी, उतनी ही ज्यादा डिमांड जो है उसकी वो बढ़ेगी, ठीक है। उतनी ही डिमांड जो है वो उसकी बढ़ेगी, अनलेस अनटिल एंड अनलेस जो है आपका, अगर गुड्स का नेचर कैसा है वो भी हम ऑलरेडी आगे जो है एग्जांपल में देखेंगे कि अगर वो इंफीरियर गुड है, गिफन गुड है, या क्या क्या वो गुड्स है, उनका केस अलग है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड्स भी जो है कंज्यूमर की वो चेंज होंगी। नाउ फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस कैसे जो है इफेक्ट करती हैं डिमांड को। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट द प्राइस इन फ्यूचर विल राइज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एग्जांपल देखें कि बहुत बार जो है ऐसा आपने सुना होगा, देखा होगा कि अगर हमें लगे कि गोल्ड के प्राइस, ठीक है, लोगों को अगर लगे कि गोल्ड के प्राइसेस जो है फ्यूचर में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगे, तो प्रेजेंट जो डिमांड होगी किसकी, गोल्ड की, वो गोल्ड की जो प्रेजेंट डिमांड होगी वो राइज हो जाएगी। तो यानी एक्सपेक्टेशन की वजह से भी डिमांड्स जो है वो चेंज होती हैं। इसी तरह से फिफ्थ है हमारे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, के जो टेस्ट होते हैं या प्रेफरेंसेस होते हैं, जैसे फैशन, कस्टम जो है, या ट्रेंड्स जो होते हैं, अगर वो चेंज हो जाएं तो उससे भी डिमांड जो है वो चेंज होती है। ये भी आप लोगों ने देखा। तो हमने एक चीज जो है वो कवर की यहाँ पे, किसमें, डिमांड फंक्शन में या डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में। फर्स्ट वाला जो पोर्शन था हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। दूसरा है हमारे पास मार्केट डिमांड फंक्शन। ये जितनी भी हमने अभी तक डिस्कशन की, ये इस चीज की डिस्कशन की कि किसी एक पर्सन का, किसी एक इंडिविजुअल का, आपका, मेरा, या किसी भी एक पर्सन, किसी एक बंदे का डिमांड जो है वो कैसे इफेक्ट होगी। अब जो डिस्कशन करेंगे वो ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है या पूरे मार्केट की डिमांड जो है वो हो सकती है। इसमें दो ही चीजें जो है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी। यहां पे देखें, मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में डीएक्स, ठीक है, डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, प्राइस ऑफ गुड, उसका जो अपना प्राइस है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वाई मींस इनकम, टी मींस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ई मींस एक्सपेक्टेशंस। ये हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में भी इतना पढ़ के आए हैं। तो दो चीजें न्यू ऐड हुई, एक एन, एक वाईडी। ये एन और वाईडी क्या है, एन मतलब पॉपुलेशन साइज, और वाईडी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे दो चीजें न्यू ऐड हुई इसमें, एक एन और एक वाईडी। एन क्या है, पॉपुलेशन साइज, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखूं एन, ठीक है। एन क्या, डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। सिंपल लिखा यहाँ पे कि मार्केट के अंदर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन साइज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जो मार्केट जितना बड़ा होगा उसमें डिमांड उतनी ज्यादा होगी, यानी खरीदने वाले जितने ज्यादा होंगे, सिंपल है, उतनी ही ज्यादा डिमांड जो है वो होगी, ठीक है। ये सिंपल सी एग्जांपल है इसकी। और नेक्स्ट है इसमें वाई डी यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी मोर डिमांडेड, यानी फॉर एग्जांपल किसी एक नेशन के पास में, हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, किसी एक नेशन के पास में जो टोटल जीडीपी है वो कितनी है, 1000, टोटल जीडीपी कितनी है, 1000, लेकिन इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो है मान के चलते हैं 10, ठीक है, 10 लोग जो हैं एक नेशन के अंदर रहते हैं। तो अगर ये 1000 रुपीज इन सब लोगों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो क्या होगा, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो आपकी डिमांड जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक पर्सन के पास में 500, सॉरी यहाँ पे एक एक पर्सन के पास 500, दूसरे के पास में 200, और रेस्ट ऑफ दी जो 7 हैं उनके पास कितने हो गए, 300, ठीक है, हो गया कितना, 1000। अगर ऐसा हो तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपकी डिमांड कम होगी। तो जिस तरह की इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है मार्केट में, उसी तरह से आपको डिमांड भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा किस चीज का, मार्केट डिमांड फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जो दोनों
किसके पार्ट है? डिमांड फंक्शन या डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के। हमेशा आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में लॉ ऑफ डिमांड। अभी बहुत सारे टॉपिक जो है हमारे इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा लेक्चर जो है आज का थोड़ा लेंथी होगा हमारा, ठीक है। नाउ मैं फिर से आपको बता दूं, ये जितनी भी पीडीएफ्स हैं अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वो ये सारा स्टडी मटेरियल जो है मैं वहीं पे आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमांड। सो द लॉ ऑफ डिमांड, हालांकि अभी तक जितनी भी हमने डिस्कशन की उसमें हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते आए हैं कि जब जब प्राइस राइज करेगा डिमांड जो है वो फॉल करेगी, जब जब प्राइस फॉल करेगा डिमांड जो है राइज करेगी। बेसिकली हम देखेंगे कि यही जो है हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। बट थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है इसमें। मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में एक चीज जो है उस दिन बताई कि लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी जो लॉ ऑफ डिमांड को क्या करती हैं, कंट्राडिक्ट करती हैं, जो नहीं इसको फॉलो करती। ये चीजें जो है आपको कहीं पे कम ही आपको मिलेंगी, आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। वो चीजें कवर करना मेरा एक्चुअल में मोटिव जो है इस लेक्चर को पढ़ाने का वो है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो स्टेट करता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जिसे हम सिट्रस पैराबिस भी बोलते हैं, कि अदर थिंग्स जो है, अदर थिंग्स क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। The demand for a good extends with decrease in price and contract with the increase in price। यानी जब जब प्राइस कम होगा तब तब डिमांड बढ़ेगी, और जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब डिमांड कम होगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड का एक्चुअल मीनिंग, जिसे लिखा गया है इन अदर वर्ड्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द क्यूमिडिटी एंड इट्स प्राइस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू डी, यहाँ पे डिमांड नहीं लिखा, क्वांटिटी डिमांडेड। तभी हमने यहाँ पे एक चीज लिखी है सिट्रस पैरिबस, ठीक है, मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। यानी हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें एक डिटर्मिनेंट है प्राइस, दूसरा डिटर्मिनेंट है इनकम या प्राइस ऑफ अदर गुड्स या टेस्ट या एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमें सिर्फ रिलेशन बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। अदर थिंग्स लाइक इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस को हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट। अदर थिंग्स को हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी बात होती है किसकी? लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड रिलेशन बताता है किसमें? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, ना कि डिमांड या इनकम में, टेस्ट में या एक्सपेक्टेशंस में, किसी भी चीज में नहीं बताता। सिर्फ बताएगा किसमें? डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और उसके प्राइस में। इसीलिए लिखा है द टर्म अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट implies that income of the consumer, his taste and preference, price of other related good remain कांस्टेंट। इस चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे। कभी कभी आपको पूछते हैं क्वेश्चन में कि लॉ ऑफ डिमांड जो है हमें बताता है, लॉ ऑफ डिमांड किन दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है? एक तरफ प्राइस हो, एक तरफ डिमांड हो, तो आपको इसे गलत बताना है। आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन बताना है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन बताना है। नाउ द अजम्पशंस ऑफ द लॉ, थोड़ी छोटी सी अजम्पशंस हैं जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है कांस्टेंट रहेगी, नो चेंज होगा इनकम में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में कोई चेंज नहीं होगा, और कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन प्राइस ऑफ कम्युनिटी नियर इन फ्यूचर। और जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं उसका प्राइस फ्यूचर में भी चेंज नहीं होगा। ये कुछ क्या है? अजम्पशंस है। अब इसी से हमने डिमांड शेड्यूल बनाया और डिमांड कर्व जो है वो हमने प्रिपेयर की, जो हम ऑलरेडी जो है देख चुके हैं। वहां पे हमने एग्जांपल ली थी, यहाँ जैसे मैंने उस दिन आपको अभी ऊपर जहां एक एग्जांपल दी प्राइस और डिमांड की, सॉरी क्वांटिटी डिमांड की, कि प्राइस 10 होगा, प्राइस 5 होगा, क्वांटिटी डिमांड 10 होगी, प्राइस 10 हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड 5 हो जाएगी। इसी तरह का एक टेबल यहाँ पे और कर्व आपको यहाँ पे दिखेगी कि जब प्राइस 5 था तो डिमांड 100 थी, प्राइस 5 था, देखेंगे इस तरफ प्राइस है, प्राइस 5 था तो डिमांड 100 थी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी। जब प्राइस 4 हुआ, यहाँ पे एक स्टेप नीचे आया, प्राइस 4 हुआ तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड एक स्टेप बढ़ गई 200। जब एक और नीचे आई 3, ठीक है, यहाँ पे इससे नीचे आई 3 तो एक और स्टेप बढ़ गया 300। जब इससे और नीचे आए 2, यहाँ पे 2 पे आए तो एक और स्टेप जो है आपका 400। और जब प्राइस 1 हुआ तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 500। इन सभी पॉइंट्स को जब हम जोड़ देंगे, इन सभी पॉइंट्स को आप जोड़ेंगे जब, इन सभी जॉइंट्स को, तो आपको क्या मिलेगी? डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये है आपका डिमांड कर्व से आपने ओरिजिनेट किया डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड से बेसिकली, ठीक है। तो ये रही बात। अब इसमें जितने भी ऊपर चीजें पढ़ी वो थोड़ा सा आपके बेसिक के लिए जरूरी थी, बट अब जो ये चीज आप पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज जो है वो
यहाँ पे आप देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस, सॉरी एक्सपेक्टेशंस नहीं, एक्सेप्शंस ऑफ द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सो द फर्स्ट वन, इन सर्टेन केसेस द डिमांड कर्व, सर्टेन केसेस, ठीक है, इन सर्टेन केसेस डिमांड कर्व स्लोप्स अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप। सो अभी तक आपने देखा कि डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है। डिमांड कर्व का स्लोप जो है वो आपको डाउनवर्ड स्लोप दिखेगा, डाउनवर्ड स्लोप दिखेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप जो है आपको दिख रहा है। बट यहां पे बोल रहे हैं कि कुछ सर्टेन केसेस में जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो लेफ्ट टू राइट बट पॉजिटिव हो जाता है, यानी अपवर्ड स्लोप जो है वो हो जाता है डिमांड कर्व का। कैसा स्लोप? अपवर्ड स्लोप, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कैसा स्लोप? डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, और ये है एक्सेप्शंस ऑफ द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा और कैसे पॉजिटिव होगा और इसका मतलब क्या है? इस तरफ प्राइस है, इस तरफ क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी जब जब प्राइस बढ़ रहा है तब तक क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है। लेकिन ये वाली कर्व हमें क्या बोलती है कि जब जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी तो प्राइस कम होगा, ठीक है। मैंने इनवर्स रिलेशनशिप हमें बताया। सो हमें क्या पता चला अभी तक इसमें एक्सेप्शंस में कि इसका स्लोप लेफ्ट टू राइट हो सकता है, इसका पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है, इस तरह वाला, ठीक है। अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस, कुछ सर्कमस्टांसिस में कंज्यूमर बाय मोर व्हेन द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी राइज, कुछ सर्कमस्टांसिस में ऐसा होता है कंज्यूमर ज्यादा खरीदता है, ज्यादा बाय करता है जब किसी चीज का प्राइस राइज हो। जबकि हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा कि कंज्यूमर कम खरीदता है जब प्राइस किसी चीज का बढ़े, ठीक है। नाउ लेस व्हेन प्राइस फॉल, लेकिन इसका अपोजिट कि जब प्राइस फॉल करे तब कम खरीदे, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है जब प्राइस कम हो तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। लेकिन मैनी केसेस आर एट्रीब्यूट टू अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ये वाले डिमांड कर्व, ठीक है। कौन कौन से वो केसेस हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं डिमांड कर्व के, लॉ ऑफ डिमांड के, जिसमें सबसे पहला है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, इसको कभी कभी, कभी कभी हम इसे वेबलन, VEBLEN, वेबलन गुड्स, वेबलन गुड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबलन गुड्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जिन जिन इकोनॉमिस्ट ने ये टर्म दी है उनका नाम क्या था? सर वेबलन, ठीक है। दिस एक्सेप्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस्ड बाय वेबलन, तभी इन्हें हम बोलते हैं वेबलन गुड्स। अब होती क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन हैव मोर डिमांड ओनली इफ देयर प्राइसेस आर सफिशिएंटली हाई। उन्होंने बोला कि कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड तभी होती है क्योंकि उनके प्राइसेस हाई होते हैं, ठीक है। लाइकवाइज डायमंड, ज्वेलरी एटसेट्रा हैव मोर डिमांड बिकॉज देयर प्राइसेस आर एबनॉर्मली हाई, क्योंकि उनके प्राइसेस ज्यादा हैं तभी उनकी डिमांड भी हाई है। इट इज सो बिकॉज डिस्टिंक्शन इज बेस्ट ऑन इन डायमंड ज्वेलरी by the society because of their belonging costs. If their prices fall, they will no longer be considered as article of distinctions. अगर इनके prices fall हो जाए, likewise डायमंड और ज्वेलरीज, गोल्ड हो या डायमंड हो, अगर इनके prices कम हो जाएंगे अदर थिंग्स की तरह, तो ये आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस नहीं रहेंगे और ना ही इनकी डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। तो इट मींस कि जब जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं इनके, इनकी डिमांड भी बढ़ रही है, जो कि एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की, फर्स्ट एक्सेप्शन, ठीक है। नाउ सेकंड, यहां पे देखेंगे सेकंड है गिफन गुड्स। गिफन गुड किसने दिया? एक आयरलैंड या एक सर गिफन, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे एक सर गिफन, ठीक है, जिन्होंने ये आर्टिकल जो है जिन्होंने ये एक्सेप्शन जो है वो टर्म जो है फर्स्ट टाइम दी। तो यहां पे लिखा है उन्होंने क्या किया, एक स्टडी की, अ स्टडी ऑफ पुअर फार्मर। आयरलैंड में एक उन्होंने स्टडी की पुअर फार्मर की इन 19th सेंचुरी। जिस स्टडी ने हमें बताया, जिसने हमें रिवील किया हमारे सामने कि द मेजर पोर्शन ऑफ देयर इनकम, किसकी इनकम? फार्मर की इनकम, जिसकी उन्होंने स्टडी की, एक पुअर फार्मर की इनकम, वो कहां पे स्पेंड करता था? ऑन पोटैटोस, ठीक है, पोटैटोस पे वो ज्यादा स्पेंड करता था। एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट वाज स्पेंड ऑन मीट, ठीक है, जबकि मीट के ऊपर वो सिर्फ थोड़ा सा अपनी इनकम का, अगर मान के चले उसकी इनकम 100 है तो 90% अपनी इनकम वो पोटैटोस पे, पोटैटोस को खरीदने के लिए स्पेंड करता था, और 10% जो है वो किसके लिए स्पेंड करता था? मीट के लिए। पोटैटोज वर चीप बट मीट वाज कॉस्टली। हमें पता है कि पोटैटोज जो है वो चीप थे कंपेरेटिवली टू मीट, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ पोटैटोज टेंड टू इंक्रीज, जब प्राइसेस, पोटैटो के प्राइसेस इंक्रीज हुए, कंजम्पशन ऑफ मीट वाज
curtailed to economies their expenditure। इसका क्या मतलब है इतनी लाइन का, कि जैसे ही पोटैटोज के प्राइसेस बढ़े, फार्मर ने क्या किया, अपनी मीट की कंजम्पशंस को कम कर दिया। यानी इस 90% को उसने कम नहीं किया, जो 10% मीट पे कंजम्पशन करता था उसे उसने कम कर दिया, और जो प्राइसेस बढ़े थे पोटैटो के, यहां से पैसे बचा के उसने पोटैटोज के ऊपर स्पेंड किए। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे सेव्ड मनी, क्योंकि उसने मीट की कंजम्पशन अब कम कर दी, वहां से मनी सेव की, एंड स्पेंड मोर ऑन पोटैटो टू मीट देयर फूड डेफिशिएंसी, क्योंकि पोटैटो के प्राइसेस बढ़े हुए थे। इन दिस वे क्वांटिटी परचेज राइज इवन व्हेन प्राइसेस ऑफ पोटैटोज राइज। जब जब इससे हमें पता चला कि प्राइसेस तो बढ़े पोटैटोज के, लेकिन उसकी क्वांटिटीज जो है वो फार्मर ने और बढ़ा दी, बल्कि कम नहीं की, जो कि अगेन एक एक्सेप्शन है किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की। क्योंकि अकॉर्डिंगली, क्योंकि पोटैटो के प्राइसेस अब बढ़े थे, तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग पोटैटो की कंजम्पशन कम होनी चाहिए थी, ठीक है, कम होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पे आपने देखा कि जैसे ही पोटैटो के प्राइसेस ज्यादा हुए, फार्मर ने अपनी कंजम्पशन जो मीट पे करता था उसको कम कर दिया, और पोटैटो की कंजम्पशन को राइज कर दिया, ठीक है, जो कि एक एक्सेप्शन है किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की। गिवन गुड्स क्यों बोला जाता है, कंपेरेटिवली गुड पोटैटो एक ऐसी गुड है एक फार्मर, उस पुअर फार्मर के लिए, ठीक है, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन उसके पास नहीं है, और कंपेरेटिवली, मीट के कंपेरेटिवली वो थोड़ी सी इंफीरियर है, ठीक है। अब यहां पे मैं एक और चीज आपको बता दूं, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स में क्या फर्क है। इंफीरियर गुड्स भी, गिवन गुड एक टाइप है इंफीरियर गुड का, लेकिन इंफीरियर गुड जो है वो एक्सेप्शन नहीं है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। हमेशा याद रखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या है, गिवन गुड, ना कि इंफीरियर गुड, ठीक है। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट, थर्ड क्या है, highly essential goods, in certain cases highly essential items such as life saving drugs people buy fixed amount of at all possible, hurt patients will buy same quantities of medicines। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी कंजम्पशन आपके लिए क्या होती है, एसेंशियल होती है, जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, उनका प्राइसेस चाहे कुछ भी हो आपको वो कंज्यूम करनी ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में इमरजेंसीज, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो इमरजेंसीज के लिए, जैसे नेचुरल कैलामिटीज के लिए, फ्लड के लिए, ड्रॉट्स के लिए, अर्थक्वेक्स के लिए आप बचा के रखेंगे, ठीक है, उनका भी हायर प्राइसेस या प्राइसेस से कोई लिंक नहीं होता, ये भी एक एक्सेप्शन है। ये फिफ्थ जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मैंने बोला कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, where the consumer tries to purchase those commodities which are brought by his friends, relatives, neighbors. Here, the person tries to emulate the buying behavior and pattern of the group to which he belongs, irrespective of the price of the goods। अब यहाँ पे क्या है, इस बैंड वैगन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, बैंड वैगन इफेक्ट को ये है कि अगर जो पर्सन किसी ग्रुप में, किसी एक ग्रुप में रह रहा है, उसके आसपास के जितने भी लोग होंगे, रिलेटिव होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो चाहेगा उन लोगों के जैसा बनना, ठीक है, वो उन लोगों के जैसा बनना चाहेगा, जितने भी लोग उस ग्रुप में रहते हैं। तो जितनी जितनी जो जो चीजें उसके ग्रुप वाले लोग जो हैं जो परचेज करेंगे, उनको दिखाने के लिए वो भी उन चीजों को परचेज करेगा, जिस इफेक्ट को बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है। इसका भी प्राइस से कोई रिलेशन नहीं होता, यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, वो जो एक इंडिविजुअल है वो दूसरों को दिखाने के लिए, यहां पे देखेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, वो उस ग्रुप में जिसमें रहता है उन्हें दिखाने के लिए क्या करेगा, अपनी कंजम्पशन को उस तरह से बढ़ाएगा जिस तरह से वो लोग जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं वही वो भी कंज्यूम करेगा। वो उसके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, नाइबर्स हो सकते हैं, जिस वो सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है। तो ये 5 कॉमन जो है हमने क्या देखी, एक्सेप्शंस जो है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन, एक्सेप्शंस में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के जो है वो चांसेस जो है आप लोगों को दिखेंगे। अब इसका लास्ट टॉपिक जो है, जो मैंने शुरू में बोला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगा, ध्यान से सुनिएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा जब प्राइस में चेंज होगा। प्राइस, लेकिन कौन सा प्राइस, उसका अपना प्राइस, प्राइस ऑफ द क्यूमिडिटी या प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है, प्राइस ऑफ क्यूमिडिटी। चेंज इन डिमांड कब होगा, जब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंजेस होंगे। प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इनकम, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है, या टेस्ट या एक्सपेक्टेशन, ठीक है, यही हमने पढ़े। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगा, जब प्राइस चेंज होगा उस क्वांटिटी का।
चेंज इन क्वांटिटी, और चेंज इन डिमांड कब होगा? जब अदर फैक्टर्स में चेंजेस होंगी। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिमांड की कर्व को चेंज नहीं करेगा, लेकिन चेंज जो है, यहां पे बना रहा हूं मैं, चेंज इन डिमांड जो है वो क्या करेगा? डिमांड की कर्व, यहां पे D1 लिख रहा हूं मैं, D2, डिमांड की कर्व को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, यहां पे डिमांड 3, ठीक है, आप देखा, एक डिमांड, दो डिमांड, तीन डिमांड, डिमांड की कर्व को शिफ्ट कर देगा। यहां पे देखें आप, इसका मैंने आपको सिंपल सा टेबल बना के यहां पे बता दिया। चेंज इन डिमांड जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जिसे हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट अमंग द डिमांड। यहां पे देखेंगे D2D, एक ही डिमांड है, उसी के ऊपर मूवमेंट हो रही है। अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ हो तो क्या है? कंट्रक्शन। अगर मूवमेंट नीचे की तरफ हो तो क्या है? एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन क्यों? क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं। और कंट्रक्शन क्यों? क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, डिमांड कम हो रही है। और वहीं पे चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड क्या है? यहां पे देखें, D1 से D2 और D2 से D3, जब यहां से आप इधर जाएं, इधर जाएं, ठीक है, शिफ्ट हो, वो शिफ्ट आपका, एक मिनट, वो शिफ्ट आपका बैकवर्ड भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी हो सकता है। बैकवर्ड कब होगा? जब इनकम कम होगी। फॉरवर्ड कब होगा? जब इनकम्स बढ़ गई। यही चीजें यहां पे मैंने लिखी है, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, नो प्राइस इफेक्ट, शिफ्ट में क्या है? नो प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट। इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व डिक्रीज इन लेफ्ट। रीजंस क्या है? रीजंस हैं, यहां पे आप देखेंगे अदर फैक्टर्स, यहां पे मैं आपको मेंशन कर देता हूं, इनकम। लेकिन यहां पे प्राइस इफेक्ट जो है वो होगा, वो भी नेगेटिवली, कि जब प्राइस ज्यादा हो रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है, जब प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी ज्यादा हो रही है। तो ये जो है आपका क्या है? डिमांड में शिफ्ट और डिमांड में मूवमेंट। ठीक है, जिसको एक को बोलते हैं चेंज इन डिमांड, एक को चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहां पे आपको दोनों का टेबल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे प्राइस जो है, चेंज इन डिमांड वाले में, शिफ्ट वाले केस में प्राइस आपको कांस्टेंट मिलेगा, 10, 10 पे कांस्टेंट है। फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम ज्यादा हो रही। ठीक है, यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस जो है वो बढ़ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही। ठीक है, ये है आपके दो, इनमें से क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व किन किन फैक्टर्स की वजह से होता है, और शिफ्ट इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है किस किस वजह से होता है। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में कौन से दो केसेस होते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में दो केसेस मैंने आपको बताए, एक आपका कंट्रक्शन और एक आपका एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन, यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे दोनों है, कंट्रक्शन और एक्सपेंशन। ठीक है, ये दोनों किस वजह से होते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में मूवमेंट जो एक ही डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट हो रही है, लेकिन अलग अलग डिमांड कर्व्स कहां पे होंगी? जब डिमांड कर्व क्या करेगी? शिफ्ट करेगी, तब आपको दिखेगा क्या? शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जो कि सेकंड रीजन की वजह से होगा। किस रीजन की वजह से? इनकम या एक्सपेक्टेशन जो अदर देन प्राइसेस की वजह से होंगे। ठीक है, तो ये सारा जो था इसमें पीपीटी जो है वो पूरी प्रिपेयर है, आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये लेक्चर जो है आपको कैसा लगा। मैं फिर से एक बार बता दूं कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब्ड वाले जो है वो रेशियो कम है, और अनसब्सक्राइब वाली 75 जो है यहाँ पे आपको दिख रही है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें अपकमिंग लेक्चर्स के लिए। ठीक है, अपकमिंग जितने भी लेक्चर्स हैं आपको पता है इसी चैनल पे जो है हमारे आएंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सबके साथ में शेयर करें। थैंक यू।